नमस्कार। आज कक्षा द्वादश के केमिस्ट्री क्लास में आप सभी भैयाओं का स्वागत है। आज हम लोग पी ब्लॉक का पहला ग्रुप जो नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं या प्रीकोजन कह सकते हैं या प्रीकोनाइड कह सकते हैं। इस नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ ये एलिमेंट्स होते हैं। इसमें आपको पता होगा ये नाइट्रोजन पूरे वायुमंडल में 78% पाए जाते हैं। फास्फोरस जमीन के अंदर से खुदाई करके प्राप्त करते हैं और आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ ये बाकी मेटल के साथ इम्प्योरिटी के रूप में उपस्थित रहते हैं। हाँ प्रिय भैयाओं, आज मैं शुरू किया था कि पी ब्लॉक में केमिस्ट्री या 15 ग्रुप एलिमेंट्स यानी नाइट्रोजन फैमिली को निकोजन NEICOGN निकोजन पी अंडरस्टूड होता है या आइजिहोल मिलाकर उसको कह सकते हैं कि निकोनाइट्स ये एलिमेंट्स कहलाते हैं नाइट्रोजन फैमिली के। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वह निकोनाइट्स हैं। निकोनाइट्स अर्थात कुछ ऐसे कहा जा सकता है कि मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स तीनों इसके अंदर मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं मेटेलिक को किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो बढ़ता है, तो इसमें जो आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ मेटल भी है और नॉन मेटल की तरह से भी काम करते हैं, मेटलाइट्स का भी काम करते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ गया निकोनाइट्स। अर्थात दूसरा ये भी कहते हैं निकोनाइट्स का अर्थ होता है सफोकेशन। ज़्यादा इनके यूज करने पर, पास बनाने पर सफोकेशन महसूस होता है। और नाइट्रोजन की बहुत ही खास उपयोग है, आप जानते होंगे जितने भी चिप्स की थैली है 10th में प्रश्न आता था कि कौन सी गैस भरी जाती है जिससे कि उसका समय बहुत दिन तक ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है। यही नाइट्रोजन गैस चिप्स की थैली में भरी जाती है। जहाँ नाइट्रोजन होता है वहाँ ऑक्सीजन नहीं रहता, कम मात्रा में होता है, ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है, इसलिए चिप्स की थैली आपकी भरी रहती है। दूसरा हमारा ये है, ये जो नाइट्रोजन फैमिली है उसमें ऑकरेंस क्या है, कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं। तो आपको पता है कि नाइट्रोजन पूरे वायुमंडल में 78% पाए जाते हैं, बाकी 20% ऑक्सीजन और भी छोटे छोटे गैस उसमें होती है। लेकिन इनके साथ साथ हमारे नाइट्रोजन कंपाउंड के रूप में भी रहते हैं, अर्थात कंबाइंड स्टेट में भी होते हैं। जैसे पोटेशियम नाइट्रेट इंडियन साल्ट पीटर कह सकते हैं, सोडियम नाइट्रेट चिली साल्ट पीटर कह सकते हैं। यानी कि नाइट्रोजन फ्री स्टेट में भी होता है और इनके साथ साथ कंबाइंड स्टेट में भी होता है। कंबाइंड स्टेट मतलब दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। इसके बाद आता है फास्फोरस का। ये माना जाता है कि फास्फोरस पूरे एलिमेंट्स का 11वां स्थान है, अर्थात 11th एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ एबंडेंस, मतलब सबसे अधिक पाए जाने में स्थान फास्फोरस का सबसे 11वां स्थान, मतलब अधिक पाए जाने में 11वां स्थान है। किसका? फास्फोरस का। जिस प्रकार से नाइट्रोजन कंबाइंड स्टेट में होता है, उसी तरह से फास्फोरस भी कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। आपने नाम सुना होगा एपेटाइट फैमिली। एपेटाइट फैमिली क्या है? जैसे फास्फोराइट है, फ्लोरोपेटाइट है, क्लोरोपेटाइट है, हाइड्रॉक्सीपेटाइट है, ये सभी कंबाइंड स्टेट में है और फ्री स्टेट में भी फास्फोरस पाए जाते हैं।
जो जमीन के अंदर ड्रिल करके हम प्राप्त करते हैं। आपको ध्यान में होगा जो माचिस के मसाला जो होता है वो फास्फोरस होता है, उस फास्फोरस का उपयोग करते हैं। पहले सल्फर का उपयोग करते थे, लेकिन सल्फर में तुरंत आग लग जाती है, थोड़ा देर से आग लगे, जिनकी कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो, तो इसलिए सल्फर का उपयोग न करके फास्फोरस का उपयोग हम करते हैं। इसके बाद है आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ये बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन ये जितने भी सल्फाइड ओर्स हैं, जैसे आपका कॉपर पाइराइड्स है और भी ओर्स हैं, लेड के हैं, सल्फाइड ओर के साथ ये इम्प्योरिटीज के रूप में रहते हैं। इम्प्योरिटीज के रूप में रहते हैं, इसको बाहर आप निकाल सकते हैं, उसको आप रख सकते हैं। ठीक। इसके बाद आता है जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो आप देखिए हम ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए हैं। ब्लैक बोर्ड में लिखा है वो आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इसमें नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इसका 15 है, 33 है, 51 है, 83 है। इनका जो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन लिखे हैं केवल इतने के लिए कि इनकी बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, अर्थात इनकी सहायता से ऑक्सीडेशन स्टेट और इनका बैलेंस ही हम बता सकते हैं। तो आप देखेंगे इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में तो सबसे लास्ट में 2s2 3s2 यानी लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 होती है। तो 5 होने के नाते इनको ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, और कितना इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा? 3 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। तो इनकी वैलेंसी -3। तो इन 3 इनकी वैलेंसी में भी ऑक्टेट पूरा करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट के रूप में डाल सकते हैं। बैलेंसी तो आप जानते हो, बैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में खास अंतर क्या है कि किसी भी एलिमेंट की बैलेंसी फिक्स्ड होती है, लेकिन उनका ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स नहीं होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट बदलता रहता है। तो इस वे में अगर देखें तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये आपका -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी कि जिनकी बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। और ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी ऊपर से नीचे आती है, तो वह घटती है। क्यों घटती है? आपको ध्यान में होगा कि ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब घटेगी, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता नहीं रहेगी, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होगी, अर्थात मेटेलिक कैरेक्टर आपका बढ़ेगा। ठीक है। दूसरी बात आपका ये है कि जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते हैं मेटेलिक कैरेक्टर से हमारा ये है कि इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता बढ़ती है। तो कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन देते हैं? यहाँ पर ये 3s2 मतलब ये अलग ऑर्बिटल है और ये अलग ऑर्बिटल है, यानी कि +3 और +5, यानी ये 3 इलेक्ट्रॉन इनके पास है, 3 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, फिर इसके बाद ये भी इलेक्ट्रॉन दिए, 3 और 2 5 हो गया। यानी कि इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं -3 +3 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर। हम आपको कल चर्चा पिछले वीडियो में मैंने किया था कि किसी भी एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉन देने के लिए पर्याप्त आयनाइजेशन एनर्जी की आवश्यकता होती है। अगर उनके पास आयनाइजेशन एनर्जी नहीं है तो वह इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएंगे। ठीक है। अब इसमें आप देखिए कि यहाँ पर ये 5 इलेक्ट्रॉन देना है, तो नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल घटता है, इस वजह से ये 3 इलेक्ट्रॉन नहीं देते हैं। लेकिन इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे से ले लेते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन लेने की जो परंपरा है ऊपर से नीचे आते हैं वह घटती है। ठीक है। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि हमने लिखा +3 और +5, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वह बढ़ती है, अब +5 की घटती है। क्यों? तो हमने आपको एक चर्चा किया था इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है?
ध्यान में होगा आपको, द रिलेक्टेंस ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, अब इसमें आप देखिए कि जैसे रिलेक्टेंस मतलब क्या, रुकावट उत्पन्न करना। जब ये इलेक्ट्रॉन अपना देगा तब मैं इनके पास 5 होगा, अगर ये नहीं दिया तो 5 नहीं होगा। तो ये क्यों नहीं दे रहा है कि एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और 2 इलेक्ट्रॉन इनके पास है, इसलिए यह इनर्ट हो गया। इनर्ट मतलब इलेक्ट्रॉन ये नहीं देते, तो ऊपर से नीचे आते हैं तो ये एस वाले इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता क्या होती है, घटती है। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि +5 की स्टेबिलिटी घटती है और +3 की स्टेबिलिटी बढ़ती है ऊपर से नीचे आने पर ड्यू टू इनर्ट पेयर। क्लियर सबको? अब आप देखिए दूसरी चीज आती है कि एटॉमिक साइज किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं वो बढ़ता है। एटॉमिक साइज मतलब नाइट्रोजन से बिस्मथ तक जैसे जैसे बढ़ेंगे उसकी एटॉमिक साइज क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और एटॉमिक साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल घटेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी घटेगा। क्लियर सबको? अब दूसरा हमारा ये कि एलोट्रॉप्स, आप जानते होंगे कि नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस आता है, फास्फोरस के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। एलोट्रॉप्स मतलब क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो। एलोट्रॉप्स फास्फोरस के व्हाइट फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस और रेड फास्फोरस ये मिलेगा आपको आगे की तरफ, आगे हम बताएंगे इसका। दूसरी बात ये है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं इसमें नाइट्रोजन के पास एक यूनिक प्रॉपर्टी है। आपको ध्यान में होगा 11 से ही आप इसमें पढ़ रहे हैं कि नाइट्रोजन के एनामलस बिहेवियर शो करने की टेंडेंसी होती है, या किसी भी ग्रुप का पहला जो एलिमेंट्स होता है वह एनामलस बिहेवियर शो करता है। एनामलस बिहेवियर के मतलब कि अपने फैमिली में भिन्नता प्रदर्शित करना। अब देखिए किस तरह की भिन्नता हो जाएगी। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनता है लेकिन फास्फोरस ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनता है, आर्सेनिक ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनता है। ठीक है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन बनाता है लेकिन बाकी नहीं बनाता। अब ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि इनके पास आयनाइजेशन पोटेंशियल इतनी ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे नहीं सकते, और तो आपस में ये शेयर करते हैं और शेयर करके कंपाउंड्स बनाते हैं। तो नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होती है। क्या होती है? 4 होती है। और इनकी यूनिक प्रॉपर्टी है p पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं, अर्थात ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण ये कैटिनेशन शो नहीं करते। कैटिनेशन मतलब श्रृंखला, चेन बनाने की। फास्फोरस श्रृंखला बनाता है, फास्फोरस चेन बनाता है लेकिन नाइट्रोजन चेन नहीं बनाता है। तो नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज ए गैस व्हाइल फास्फोरस एग्जिस्ट एज ए सॉलिड। सबको ध्यान में होगा, फास्फोरस एक पाउडर के रूप में होता है जबकि नाइट्रोजन गैस के रूप में होता है। प्रश्न आता है, बोर्ड में पूछा जाता है कि नाइट्रोजन क्या है, क्यों गैस होता है, फास्फोरस क्यों सॉलिड होता है। तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, इस वजह से गैस है। जो गैस रिएक्टिव होते हैं, पाई बॉन्ड रहेगा, पाई बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। जो रिएक्टिव होता है वह गैस में है, जो कम रिएक्टिव है वो आपके सॉलिड फॉर्म में होता है। तो ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होने के कारण वो आपके क्या होते हैं, गैस फॉर्म में होते हैं, और फास्फोरस आपके सॉलिड स्टेट में होते हैं। इनकी रिएक्टिविटी के बारे में देखा जाए तो सबसे पहला है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो NH3, PH3, ASH3, SPH3 और ये हाइड्रोजन। अब आप देखिए इसमें, अब इसका आप देखिए ध्यान से कि NH3, PH3, ASH3 और SPH3, यानी कि NH3 आप देखेंगे लिक्विड स्टेट में होता है, PH3 सॉलिड स्टेट गैस स्टेट में होता है, और आर्सेनिक एल्यूमिनियम सभी सॉलिड स्टेट में होता है। ऐसा क्यों होता है? आपको ध्यान में होगा, बताया हमने कि कौन कौन से एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन मिलेगा
तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ये एलिमेंट्स हैं हन मतलब AON, नाइट्रोजन के साथ मिलेगा तब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तब बनेगा, और F के साथ मिलेगा तब हन। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन है, NH3 बना हुआ है, इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है, इसलिए लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। इसमें लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। लेकिन फास्फोरस, एंटीमनी और बिस्मथ, इनके जो हाइड्राइड्स हैं वो आपके सॉलिड और गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। अगर देखा जाए थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीजेज डाउन द रोड। थर्मल स्टेबिलिटी NH3 की सबसे ज़्यादा होती है जो लिक्विड स्टेट में है, और उनके बीच में एक्स्ट्रा अट्रैक्शन है, इस वजह से वह NH3 ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कार्य करने के कारण इनकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। जैसे जैसे ग्रुप में नीचे की तरफ आते हैं वैसे वैसे इनका थर्मल स्टेबिलिटी घटता जाता है। दूसरा है रिड्यूसिंग कैरेक्टर। रिड्यूसिंग कैरेक्टर इस हाइड्राइड्स की आप ध्यान में होगा कि सबसे कम NH3 का, PH3 का उससे ज़्यादा। रिड्यूसिंग कैरेक्टर मतलब क्या, जिनका ऑक्सीडेशन का आपको ध्यान में होगा, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। तो हाइड्रोजन कहाँ से जल्दी निकलेगा, जहाँ पर मेटल का हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो वीक है। तो NH3 में हाइड्रोजन सबसे स्ट्रांग है, खुद ही एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए वहाँ से हाइड्रोजन आसानी से नहीं निकलेगा। उनका रिड्यूसिंग पावर सबसे कम होता है, उससे ज़्यादा PH3 का, उससे ज़्यादा SH3 का, उससे ज़्यादा SPH3 का, और लास्ट में BNH3। अगर देखा जाए बॉइलिंग पॉइंट की तुलना किया जाए, NH3 लिक्विड स्टेट में है, NH3 की बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे बॉइलिंग पॉइंट्स डिक्रीज करेगा, आसानी से डिसोसिएट हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी अगर देखा जाए तो NH3 वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसलिए अमोनिया पानी में घुल सकता है, लेकिन बाकी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाने के कारण वो पानी में नहीं घुलता। माने देयर इज नो अट्रैक्शन बिटवीन द हाइड्राइड्स ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट्स एंड हाइड्रोजन, दैट इज द वाटर, so it is not soluble in the water molecules. रिएक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन के साथ मिलकर के कंपाउंड्स बनाता है। जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड का नाम सुने होंगे, उसको लाफिंग गैस कहते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, माने देयर इज सो मेनी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। लेकिन फास्फोरस के दो ही ऑक्साइड्स हैं, फास्फोरस डाइऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। ठीक है, अब इस पर बात आती है कि कौन सा ऑक्साइड ज़्यादा एसिडिक नेचर में होता है। तो मैंने बताया था कि एसिडिक बेसिक कैरेक्टर को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो हमने 11th में एक चर्चा आपसे किया था कि दो फैमिली है, मैंने दो मेथड है, लारी और ब्रास्टर के अनुसार, लिविस के अनुसार और आर्हेनियस के अनुसार। आर्हेनियस के अनुसार जो जितना जल्दी H+ देता है उसका एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा रहता है, जो जितना जल्दी OH- देता है उसका बेसिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होता है। उसी तरह से आपका लिविस के अनुसार था कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो बेसिक होता है, जो जितना जल्दी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसका बेसिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा, जो जितना जल्दी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उसका बेसिक कैरेक्टर एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। तो जितनी साइज छोटी होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजन की एसिडिक ऑक्साइड है वो N2O5 है। किस आधार पे है? यह ना लिविस के अनुसार है और न ही आर्हेनियस के अनुसार है। ये है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट के आधार पर एक नया कॉन्सेप्ट है कि ऑक्सीडेशन स्टेट के आधार पर हम बता सकते हैं कौन सा एसिडिक है, कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन सा कम एसिडिक है। जिनका जिस ऑक्साइड में, जिस कंपाउंड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा वह ज़्यादा एसिडिक होता है, जो कम है वो कम एसिडिक होता है। ठीक है,
दूसरा आता है फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड्स। आपको ध्यान में होगा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं 15 ग्रुप के, वह हैलाइड्स अर्थात हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके दो तरह के हैलाइड्स बनाते हैं, एक EX3 और EX5। EX3 मतलब X हाइड्रोजन है, E एलिमेंट्स ऑफ 15 ग्रुप और हाइड्रोजन। दूसरा आता है EX5 अर्थात हाइड्रोजन की आइटम की संख्या 5 है और E एलिमेंट्स ऑफ 15 ग्रुप है। अब इसमें स्टेबिलिटी अगर देखा जाए तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर जो ब्लैक बोर्ड में हम लिखे हैं कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे आते हैं तो बढ़ता है अर्थात वह स्टेबल कंपाउंड्स बनाएगा, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे आएंगे तो घटता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसलिए कहा जाता है PCl3 ज़्यादा स्टेबल है PCl5 के अपेक्षा। PCl5 में एक चीज़ और भी आता है, स्ट्रक्चर बताया होंगे 11th में, दो तरह के बॉन्ड्स पाए जाते हैं, इक्वेटोरियल और एक्सियल। अगर सेम बॉन्ड होता तो वह स्ट्रॉन्ग कहलाता है, PCl3 में सेम बॉन्ड है। क्लियर। अब इसके बाद आता है कि किस तरह का शेप होता है। तो आपको ध्यान में होगा PCl5 का एक जो बनाए थे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है। अगली प्रॉपर्टी हमारा है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल। आपको ध्यान में होगा कि हमारे इस 15 ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं वह मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट्स तीनों का काम करते हैं। तो आप सोचिए आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होना चाहिए, लेकिन अगर इनसे रिएक्टिव मेटल के साथ जोड़ते हैं, बनाते हैं, ये कंपाउंड्स बनाते हैं जैसे मैग्नीशियम नाइट्राइट। अब सोचिए Mg3N2, कैल्शियम फास्फाइड Ca3P2, इस तरह से जिंक स्टेमनाइट Zn3sp2, बिस्मथ मैग्नीशियम बिस्मथाइड, बिस्मथ इलेक्ट्रॉन देता है लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन ले लिया बिस्मथ, किससे? मैग्नीशियम से। तो ये इसको कहेंगे क्या? एनामलस बिहेवियर। सॉरी क्या कहेंगे इसको? किस तरह का? मेटलाइट्स है। मेटलाइट्स मतलब इलेक्ट्रॉन देता भी है और इलेक्ट्रॉन लेता भी है, मतलब मेटल की तरह इलेक्ट्रॉन देता है और नॉन मेटल की तरह इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई। जनरल प्रॉपर्टी क्या? जनरल प्रॉपर्टी किनके किनके साथ मिलकर के कंपाउंड्स बनाता है और उनकी जो कंपैरेटिव स्टडी में प्रॉपर्टी पढ़े हैं, एटॉमिक एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, आयनेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, किसकी अधिक है किसकी कम है और उनकी रिएक्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है। अब आइए दूसरी बात ये है आपका एक एक एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा सा अगर स्टडी करें तो कहेंगे कि नाइट्रोजन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, बार बार ये पूछा है कि डाई नाइट्रोजन इज केमिकली अनरिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। माने जो नाइट्रोजन है जिसमें N ट्रिपल बॉन्ड्स पाए जाते हैं, ये रूम टेम्परेचर पे अनरिएक्टिव होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं। ऐसा क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। ये ट्रिपल बॉन्ड बनाने के कारण ये इतना स्ट्रांग होते हैं कि इनके बॉन्ड जल्दी टूटता नहीं है। इस वजह से हम लोग कहते हैं डाई नाइट्रोजन इज केमिकली इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि इनको लेबोरेटरी में कैसे हम प्रिपेयर करते हैं। 2-3 मेथड है, हेल्पिंग बुक में देखेंगे बहुत ज़्यादा मेथड है, आपको याद करने में समस्या होगी, तो कम से कम NCERT में जो है प्रिपरेशन उसको आप याद कर सकते हैं। वैसे तो डिस्कार्ड किया गया है लेकिन आगे आपकी तैयारी के लिए आप याद कर सकते हैं। जैसे पहला मेथड क्या है कि अमोनियम क्लोराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अमोनिया प्राप्त होता है। अमोनियम सल्फेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अमोनिया प्राप्त होता है। अमोनियम क्लोराइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त होता है। और सबसे फेमस अमोनियम के लिए है तो आगे रिएक्टिविटी कर सकते हैं उसको नाइट्रोजन की
या फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया का, कि जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन को एक संबंधित 3 के अनुपात में मिलाते हैं तो हमको अमोनिया प्राप्त होता है। आपको ये भी ध्यान होगा, हालांकि एनसीईआरटी में ही है, हेल्प बुक में पढ़ सकते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में 8th क्लास में भी आपने पढ़ा था। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? जो ब्लू ग्रीन एल्गी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को लेकर के जमीन के अंदर जड़ों में नाइट्रोजन पहुंचाते हैं, जिससे पौधों को नाइट्रोजन प्राप्त होता है। यानी कि नाइट्रोजन भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। नाइट्रोजन कहीं किसी प्रकार से कम नहीं है। अमोनिया का प्रिपरेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। हाइपर प्रोसेस जो ये बताया हमने, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को एक संबंधित 3 के अनुपात में मिला करके और कंपाउंड्स आप तैयार कर सकते हैं। इसमें हालांकि प्रिपरेशन ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा केवल है, लेकिन थोड़ी सी ध्यान दे देंगे तो आपको याद हो जाएगा। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो एनसीईआरटी में दिया है उसको देख लेना है। उसमें प्रिपरेशन अभी तक नहीं आया है। हाँ, स्ट्रक्चर जो उसका दिया है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का, उस ऑक्साइड्स को आप देख लेंगे। किसी कोई समस्या है, जो ऑनलाइन कक्षाएँ चल रही हैं उसमें आप पूछ सकते हैं। दूसरा हमारा आता है कि ये नाइट्रोजन का जितने भी कंपाउंड्स हैं, एक है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस दृष्टि से कि प्रिपरेशन आता है कभी कभी इसका ओस्टवार्ड प्रोसेस से। ओस्टवार्ड प्रोसेस से किस प्रकार नाइट्रिक ऑक्साइड हम तैयार करते हैं, अमोनिया को ऑक्सीडाइज करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता है। नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जब ऑक्सीडाइज करते हैं तब हमको नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता है, और कुछ थोड़ी सी अनरिएक्टिव नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलता है, जिसको हम पुनः रिसाइकिल करके नाइट्रिक ऑक्साइड को प्राप्त करते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड कलरलेस लिक्विड होता है, सबको ध्यान में होगा। कोरोसिव एक्शन का होता है, स्किन पर फफोले डालता है, पीले रंग का हो जाता है। एसिडिक कैरेक्टर आप जानते हैं, नाइट्रिक एसिड एसिडिक होता है। ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों एजेंट का काम करता है, एक दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और रिड्यूस भी करता है। दूसरा हमारा आता है कि नाइट्रिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है इस प्रकार बनता है। उनका रिंग टेस्ट क्या है, कैसे परीक्षा पता करेंगे नाइट्रेट आयन है कि नहीं है। तो नाइट्रेट आयन के लिए सबसे अच्छा होता है कि उसमें कॉपर की टर्निंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और उस साल्ट को लेकर के भाप निकलता है, उसके पास ले जाते हैं और ब्राउन कलर का गैस निकलती है, तो आपका क्या कहेगा, नाइट्रेट आयन उपस्थित है। लेकिन इसमें पुस्तक में आपकी एनसीईआरटी में ये रिंग टेस्ट दिया हुआ है, उसको अगर देखते हैं तो सबसे पहले उस सॉल्यूशन को या साल्ट को पानी में घोल लेते हैं, तुरंत का बना हुआ फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन डाल देते हैं और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट ट्यूब के दीवारों की सहायता से धीरे धीरे गिराते हैं और ऐसा देखते हैं कि फेरस सल्फेट एक वलय के रूप में, एक रिंग के रूप में ऊपर बन जाता है। तो इस तरह से स्पष्ट हो जाता है कि हमको नाइट्रेट आयन दिया गया है। नाइट्रिक एसिड का उपयोग बहुत प्रकार के जो कर सकते हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, पेंट है, विस्फोटक है, ट्राइनाइट्रोटॉलुएन के नाम सुने होंगे, TNT, ये सब बनाने में आता है। रॉकेट में ऑक्सीडाइजर का काम करता है, गोल्ड सिल्वर प्यूरिफाई करने में होता है। आपको ध्यान में होगा एक्वारिजिया नाइट्रिक एसिड HCl मिला देते हैं, एक्वारिजिया बनता है और उस एक्वारिजिया का उपयोग हम
साफ करने में चांदी और सोने को बाक्सों को साफ करने में इसका यूज करते हैं। अमलराज, हाँ हिंदी में अमलराज कहते हैं, इंग्लिश में उसको इक्वारिजिया कहते हैं। अब एक प्रश्न आता है इसमें नाइट्रोजन संबंधित कि व्हाई डज NO2 डाइमराइज, व्हाई टू NO2 डाइमराइज। डाइमर मतलब कि जो NO2 है वो ऐसे ना होकर के वो N2 4 के रूप में, मतलब ये नाइट्रोजन के पास ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लिया, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लिया। अब इनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन में से 2 2 4 2 और 2 4 और 1 5, फिर ये नाइट्रोजन आता है तो इसका एक ये डबल बॉन्ड दिया, ये डबल बॉन्ड दिया इसका, और ये डबल बॉन्ड दिया, ये बन गया N2। अब इसमें कोई किसी प्रकार का क्या है, ऐसा कोई एटम नहीं है जिनका अपडेट होता नहीं है। अब देखिए एक चीज यहाँ से रहा है, अगर आप 1 2 3 4 5 6 10 लिखा, यानी यहाँ से आप छोड़ करके ये डबल बॉन्ड कर दीजिए ये काम, फिर यहाँ से छोड़ दीजिए इसको और यहाँ से ये डबल बॉन्ड छोड़ दीजिए। अब आप ये आपका पूरा है 2 4 6 2 8 2 4 6 2 8। आप तो जानते हैं कि जिस आइटम का इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाता है तो किस प्रकार का बॉन्ड बनाता है, वह है आपका क्वाड्रेटिक बॉन्ड। ये अपना दोनों इसको इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक बॉन्ड। क्लियर सबको? तो धन्यवाद। आपने देखा कि हम लोगों ने केमिस्ट्री ऑफ 15 ग्रुप को डिटेल में सुना और सभी लोग इसको ध्यान से सुनिए। अगर किसी को कोई समस्या है बीच में पूछ सकते हैं, लेकिन जो देख रहे हैं वो कम ही लोग देखते हैं, या तो नेट की प्रॉब्लम हो सकती है, जो भी प्रॉब्लम हो सकती है, बाद में हमारी क्लास नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उसको देखिए, एक दोस्तों से मिलकर करिए, सहयोग से करिए, एक दूसरे से सहयोग करेंगे तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। धन्यवाद।